नमस्कार, मैं हूं सादिया नूर और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। और आज इस बातों के सिलसिले को कायम रखने के लिए हम रूबरू में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो पेशे से वकील हैं, लेकिन पिछले 25-26 सालों से समाज सेवा में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। स्वागत करते हैं काशीपुर के महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और काशीपुर बार एसोसिएशन के सचिव मिस्टर संदीप सहगल जी का। नमस्कार सर, वेलकम टू रूबरू। नमस्कार सादिया जी, सबसे पहले आपकी ज्ञान वार्ता जितने भी दर्शक हैं और आपकी पूरी टीम है उनको सादर प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। सर, शुरुआत से जानना चाहेंगे आपका अब तक का सफ़र, वकालत से राजनीति में जो ये शिफ्ट है आपका, थोड़ा बताइए अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, जहाँ तक राजनीति का सफ़र है तो राजनीति का सफ़र जब कॉलेज टाइम में मैं था यहाँ पर राधे हरी कॉलेज में बीकॉम किया, एमकॉम किया, तभी से राजनीति में छोटे छोटे पदों पे आना, लोगों को लड़ाना करना, तो एक राजनीतिक मकसद था। दूसरा आपने कहा वकालत, तो वकालत एक ऐसा पेशा है, वकालत पेशे से यदि आप जुड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वकील जो है वो जो जनता की और जो नागरिकों की, जो देश के नागरिक हैं, उनकी बड़ी छोटी छोटी समस्याओं से वकील का रूबरू जो है सामना होता है। वकील को देखना पड़ता है हमारी महिला शोषित कहाँ है, युवा शोषित कहाँ है, बाज़ार में, शहर में, समाज में, प्रदेश में या देश में जो संविधान लोगों के लिए बने हैं उन संविधान का प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का वकालत से बढ़िया और एक वकील होने का मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई एक एजुकेशन नहीं हो सकती है। तो ये एक बड़ी वैसी सफ़र था जब मैंने वकालत में देखा और लोगों को देखा कि जो कानून लोगों के लिए बनाए गए, जो नियम लोगों के लिए बनाए गए, जो उनके फ़ायदे के लिए बनाए गए, देश में जिससे सुविधा हो, देश के नागरिकों को जिससे फ़ायदा मिले, उन्हीं का मिसयूज़ हुआ। चाहे वो महिला शोषित हुई तो जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए कवच बनाया सरकार ने, उसी का दूसरा इम्पैक्ट पड़ा। युवाओं के फ़ायदे के लिए जो बात बनाई तो दूसरी तरीके से लोगों ने उसका दूसरा मकसद निकाला और कहीं ना कहीं मिसयूज़ हुआ। अब राजनीति में आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि यदि आपको उन चीज़ों से कमियां नज़र आती हैं तो उन कमियों को आप बदलाव कैसे करेंगे। एक वकील होने से बदलाव नहीं कर सकता। निश्चित रूप से जब आपको किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट करने के लिए हमको संसद का, राज्य की विधानसभाओं का, राज्यसभा का, इन सब चीज़ों के पास जाना ही पड़ेगा। और जब जाना पड़ेगा तो आपको राजनीति में इन्वॉल्व होना एक आवश्यक है इसके लिए। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज हमारा देश को 70-72 साल आज़ाद हुए हो गए और अब आज भी हमने एजुकेशन को सबसे निचले पायदान पे रखा हुआ है। समझ नहीं पा रहा कि क्यों प्रधान, क्यों हमारे पार्षद, क्यों मेयर, क्यों विधायक, क्यों एमपी, जिनके सामने आज तक हिंदुस्तान में एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं आया, जबकि ये क्राइटेरिया निचले पायदान से और ऊपरी पायदान तक आना चाहिए था कि यदि बीडीसी मेंबर भी है, गाँव का प्रधान भी चुना जा रहा है तो वो भी, और देश का एमपी चुना जा रहा है वो भी, एमएलए बन के आता है चाहे एमपी बन के आता है, एक एजुकेशन जो है पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ उस पॉलिटिक्स के बीच में इन्वॉल्व होनी चाहिए थी। तो ये भी एक मेरे अंदर मैसेज है कि ईश्वर ने आगे और बढ़ने का मौका दिया तो निश्चित रूप से इन चीज़ों के कानूनों को अमेंडमेंट ऊपर तक बात को लेकर जाऊंगा और इस बात के लिए करूंगा कि जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर दी जाती है वो एजुकेशन से निल होते हैं। वो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां फेल होके हमारे देश के संविधान को चला रहे होते हैं, विधानसभा, लोकसभा में बैठे हुए होते हैं। तो ये हमारे देश का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और वकालत इन सब चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखने का, बहुत नज़दीकी से रूबरू होने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। शायद यही वजह है कि अगर हम ऐतिहासिक राजनीति की भी बात करें, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों या अरुण जेटली जी हों, सबका जो एक बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं एडवोकेसी से निश्चित रूप से, ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि चाहे नेहरू जी को ले लीजिए, चाहे गांधी जी को ले लीजिए, उन लोगों ने समाज सुधारक के रूप में उनकी पहचान बनी। वकालत के साथ साथ समाज सुधारक, जब आपको पता है कि हमारी ड्यूटीज़ और राइट क्या हैं, यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में पता है तो मुझे लगता है कि वो राजनीति में परिवर्तन जब करेगा तो कानून के दायरे में रहकर करेगा। आपने देखा होगा इस पूरे देश में जब कभी भी कहीं बलवा होता है, कहीं दंगा होता है, तो वो एक ऐसे लोगों का समूह दंगा करता है जो बेचारे अनपढ़ होते हैं
और कुछ लोग उनको आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों को भड़काकर और बहकाकर आगे ले आते हैं। तो वकालत से ये समाज को सुधारने का और समाज में अपनी सही बात करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरा, एक हम लोगों को जब ये पता होता है कि हम जिस चीज़ को भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम उसको लिमिटेशन में करेंगे। उस लिमिटेशन में करेंगे कि हम कानून के दायरे में रहें और जो हमारे साथ हमसे सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कहीं ऐसा ना हो कि उनके भी दुष्परिणाम हो और वो कानून से बाहर जाकर कोई ऐसा काम करें जिससे एक लंबा समय उनको कानूनी प्रक्रिया करने में बीते। जी, शिक्षा का आपने जिक्र किया। भारत एक युवा देश है। भारतीय युवाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और सबसे खास उनके रोजगार के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो मैंने अभी पॉइंट शुरू करा वो उस पॉइंट में शुरू करना चाहूँगा। हमारे देश के आदरणीय मोदी जी हैं, वो एक हमारी अलग पार्टी के, बात पार्टी का मतलब नहीं है, लेकिन उनके पास एक पावर है, उनके पास सब कुछ बदलने की ताकत है। जिस प्रकार से वो मंदिर की बात को लेकर, धारा 370 को लेकर और बहुत सारे डिस्प्यूटेड मुद्दों को लेकर यदि बात करना चाहते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि वो 3 मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते कि राजनीति में एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की, चाहे उसका एक क्राइटेरिया आप बांध दीजिए कि आप 12th पास प्रधान, इससे नीचे होगा, नहीं लड़ सकता। आप देखेंगे गांव के प्रधानों के पास बहुत सारी बातें हैं, महिलाएं प्रधान बनती हैं और वो लिटरली अंगूठा टेक होती हैं और उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती होती है कि वो अपनी बात किसी अधिकारी को समझा नहीं सकती, जनता के सामने पेश नहीं हो सकती, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकती। तो ये बात, एक तो मोदी जी को एज लिमिटेशन राजनीति में आनी चाहिए, एज लिमिटेशन हो, एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए और इस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि इस एमएलए के चुनाव के लिए आदमी ग्रेजुएट हो, एमपी के चुनाव के लिए कम से कम ग्रेजुएट हो, प्रधान है, आपका बीडीसी मेंबर है, ये है, 12th पास हो, 10th पास हो, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप हमेशा बच्चों को लेकर मोदी जी बात करते हैं, वो भी राजनीति का एक पार्ट है कि इस टाइप के जो नियम है वो हमारी अब राजनीति में बदलाव के कारण बनने चाहिए। तो मुझे लगता है हमारा देश और प्रदेश ज़्यादा विकसित होगा। चुनावों की बात आई अभी, लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी खूबी उसके चुनाव होते हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव आम चुनावों से कितने अलग और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं? मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि हमारे चुनाव आयोग ने एक बड़ा अच्छा नियम पास करा कि हम 5-5 लोगों की टीम बनाकर कन्वेंसिंग करेंगे। जब 5-5 लोगों की टीम बना के हम कन्वेंसिंग करेंगे तो हम व्यक्ति के बहुत नज़दीक पहुंच पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जो है वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा होता है। 5 साल के बाद उसको एक मौका मिलता है अपने देश को, प्रदेश को, अपनी विधानसभा को, अपने लोगों को बदलने का, गलत लोगों को हटाने का और अच्छे चेहरों को आगे लाने का। जब बहुत सारी भीड़ चलती थी, क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो जब बहुत सारी भीड़ चलती थी तो जिस व्यक्ति के घर पर हम जाते थे उस व्यक्ति से हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे, उसके समीप नहीं पहुँच पाते थे। जब हम छोटे छोटे टोलियों में जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी समस्याओं को समझ पाएंगे। बेसिक ज़रूरतें काशीपुर की क्या है या प्रदेश की क्या है, उन ज़रूरतों को हम उसके आमने सामने मिलकर उससे बातचीत कर पाएंगे। और जिस प्रकार से आजकल कोरोना की गाइडलाइन के तहत है, तो मैं भी ये आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि उन गाइडलाइनों के तहत ही हमको कार्य करना चाहिए, क्योंकि जीवन की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा भी हमारा एक दायित्व है। उस दायित्व को हमें सर्वोपरि मानते हुए चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। जी सर, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा एक सवाल करना चाहूँगी। पहले वकालत, फिर राजनीति में प्रवेश और उसके साथ साथ न जाने कितने बड़े बड़े और अलग अलग संस्थानों की सदस्यता आप संभाल रहे हैं, मैनेज कैसे करते हैं? हेक्टिक नहीं होता? कभी कभी हैट्रिक होता है, लेकिन जब लोगों से मिलने का मौका मिलता है और लोगों से अपने प्रति बहुत बहुत प्यार, इस समय भी जो माहौल चल रहा है, यदि आप काशीपुर में देखेंगे तो जनता का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, वो उस प्यार को मिलने का रीज़न केवल ये है कि पिछले 10 साल से मैं उनके बहुत समीप हूँ, उनके बहुत करीब हूँ। और जब आप किसी व्यक्ति के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो आपको हेडेक नहीं होता, उनकी समस्याएं, उनके समाधान आपको अपने लगने लगते हैं। ये लगता है कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊंगा यदि, तो शायद मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर मैं आगे यही बढ़ रहा हूँ कि कुछ करने का यदि मौका मिलेगा तो
तो युवाओं का, एक नई जनरेशन का, जैसा कि हमारे परिवार में भी होता है, हमारे बुजुर्ग हैं, कल को वो हमारा परिवार संभाल रहे थे, आज हम लोग संभाल रहे हैं, कल को हम अपनी आने वाली पीढ़ी से ये एक्सेप्ट करेंगे कि अब इस वाले परंपरा को वो संभालें। तो यही पार्ट राजनीति में भी होना चाहिए कि एक स्थिति के बाद एक जनरेशन को आगे बढ़ने का संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, उसको एक बाकायदा होना चाहिए कि इस एज के बाद एक नई जनरेशन आगे आएगी, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यदि आज मैं करने में सक्षम हूँ, यदि मुझे आज मौका ना मिल के 15 साल बाद मौका मिलेगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी के अंदर एक जोश, एक जुनून, एक उत्साह, एक करने का जज्बा, एक लिमिटेशन है उसकी। वो लिमिटेशन हम और आप तभी तक कर सकते हैं जब हमारा शरीर, जब हमारा मस्तिष्क उसको करने के लिए पूरी तरीके से साथ देगा। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन इतने सारे पदों के साथ साथ बहुत सारी जीवन को जीने की कला मिली, जीवन को जीने का तरीका मिला, लोगों से जुड़ने का मौका मिला, लोगों से प्यार मिला, लोगों से समाधान मिला। नहीं तो हम अपने छोटे से 4, 5, 6 लोगों के परिवार में सिमट कर रह जाते हैं, और जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो आपको वो परिवार की तरह लगता है और अपना लगता है। यदि आने वाले वक्त में लोगों के प्यार के जरिए आपको आपके अपने नेतृत्व में काशीपुर का विकास करने का मौका मिले, क्या वो मेन एरियाज होंगे जिन पर आप काम करना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, काशीपुर की जो विकास की बात है तो काशीपुर का एक दुर्भाग्य रहा कि काशीपुर की जनता, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं, काशीपुर की जनता धन बल से, कहीं ना कहीं जातियों से, हिंदू मुस्लिम परिपाठी से, धर्म और जाति में फंसकर विकास को पीछे छोड़ दिया हमने। तो काशीपुर में विकास इतना करने को है। यदि आप आज निकलना शुरू करें, काशीपुर पूरा जाम से पटा हुआ काशीपुर है, सड़कों से टूटा हुआ काशीपुर है, गंदी नालियों से भरा काशीपुर है, माइनर नहर से भरा हुआ काशीपुर है, 2 घंटे की बारिश में जल भराव से भरा काशीपुर है। क्योंकि जो पिछले 20 साल से जिस व्यक्ति के हाथों में नेतृत्व दिया गया, उनको काम करने की इच्छा नहीं थी, केवल विधायक बनकर विधानसभा पहुंचकर अपने काम, अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने कारोबार को चलाने का एक मकसद था, जिस मकसद को जनता नहीं समझ पाई, और कहीं ना कहीं हम सबको उसका परिणाम देखने को मिला। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि 20 साल में काशीपुर विधानसभा में एक फ्लाईओवर का विकास का कार्य हुआ, और वो 5 वर्षों से अभी तक वो निरंतर बन रहा है, और आधे पुल का शुभारंभ हुआ। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि आधे पुल का शुभारंभ आदरणीय विधायक जी द्वारा करा गया, जबकि केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, मेयर उनका, पार्षद उनके, और सारा तंत्र मंत्र सब कुछ उनके पास, तब भी आधे पुल का उद्घाटन जो हुआ है, ये अपने आप में एक ऐसा अजूबा हुआ है कि मुझे लगता है जो अजूबों की लिस्ट आएगी, उस अजूबे में निश्चित रूप से काशीपुर का फ्लाईओवर उस अजूबों में दर्ज होगा। युवाओं की बात मैं एक बार फिर करना चाहूँगी। आज की राजनीति में क्या लगता है, युवा किस तरीके से अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाने में? देखिए, बड़ी भारी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी राजनीति, उसमें चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी में जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो सत्ता को छोड़ के एक नई जनरेशन को आगे देना दिल से नहीं चाह रहे। जबकि मैं ये ताज्जुब है मुझे कि वो क्यों नहीं चाह रहे। वो 10 साल, 20 साल, 25 साल से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सत्ता के ऊपर विराजमान हैं। उनके अंदर ये भावना क्यों नहीं आ रही कि हमें खुले दिल से आने वाली जनरेशन का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। हम उनके संरक्षक बने, हम उनके माता पिता, पेरेंट बन के उनको सुझाव दें, समाधान दें कि आप अपने शहर के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए, बच्चों के, महिलाओं के, युवाओं के विकास के लिए ये काम करिए। लेकिन हम आगे आपके कंधे पे हाथ रख के हम आपको आगे पुश करते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे वो, ये मुझे ताज्जुब है। यदि मुझको ये मौका ईश्वर ने, मेरे हाई कमान ने और काशीपुर की जनता ने दिया, तो 10 साल बाद ये वाला एग्जाम्पल मैं पेश करूंगा कि स्वयं राजनीति से कहूंगा कि यदि माना मेरी उम्र अब लगभग 50 साल की होने वाली है, मैं 60 साल में जब पहुंचूंगा, 10 साल बाद तो खुद कहूंगा कि जो एक नई वाली जनरेशन है, 40 से 50 साल वाली, वो जनरेशन आगे आए। खुद उस प्लेटफॉर्म को छोड़ूंगा। तो ये आपके सामने आज एग्जाम्पल देकर जा रहा हूँ, कहकर जा रहा हूँ, और उसको करके दिखाऊंगा, ये भी विश्वास दिलाता हूँ। सर, आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है? आने वाले वक्त में क्या क्या कदम आप उठाने वाले हैं?
निश्चित रूप से महिलाओं के बिना मुझे लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि मेरे परिवार में मेरी वाइफ मेरा साथ ना दे तो मैं एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाल सकता। महिलाएं यदि हमें मॉरल सपोर्ट ना करें, महिलाएं यदि हमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े ना हों, तो चाहे वो घर हो, परिवार हो, राजनीति हो, किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना नामुमकिन होगा। और जिस तरीके की आज की तारीख में मैं महसूस करता हूँ, मेरी भी बेटी है जो आज की तारीख में कंप्यूटर इंजीनियर है, और जिस तरीके से महिलाएं जॉब को, आप भी जैसे मेरे सामने बैठी हैं, जो नई जनरेशन की बेटियां हैं, वो जितनी लगन और ऊर्जा के साथ काम कर रही हैं किसी भी फील्ड में, उस फील्ड में वो कहीं ना कहीं पुरुषों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा डिवोटेड हैं। और वो उस डिवोशन का उनका फ़ायदा केवल एक बात को नहीं मिल रहा, यदि वो अपने परिवार को संभाल रही हैं। जो हाउस वाइफ है मैं उसको भी सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ का भी एक अपने आप में एक बहुत उम्दा रोल है, अपने परिवार को संभालना, घर को संभालना। और जो महिला, जो लड़की घर से बाहर निकल कर काम कर रही है, वो एक बहुत अच्छा काम कर रही है। आगे मुझे कोई मौका मिला तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए जब कभी भी कोई चांस आएगा तो महिलाओं को जितना भी भरसक प्रयत्न होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाने में पूरा का पूरा योगदान दूंगा। और महिलाओं का साथ निश्चित रूप से पहले भी हमने राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, मैं लायंस क्लब का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहा, जो अपनी इंटरनेशनल एनजीओ है, उस एनजीओ के माध्यम से भी बहुत सारे काम महिलाओं के लिए किए, जिसका उनको डायरेक्ट फ़ायदा हुआ। जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको घरेलू रोज़गार देना, छोटे छोटे रोज़गार देना जो घर पर बैठकर कर सकती थी। जो महिलाएं शोषित हैं, उन महिलाओं के साथ यदि आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, उनको मॉरल सपोर्ट करते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे काम निश्चित रूप से करूँगा, ईश्वर जब मौका देगा। जी ज़रूर, और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इनफैक्ट उन सब लोगों को जो आपकी तरह समाज सेवा में, उसके विकास के लिए सपने देख रहे हैं, वो सपना जल्द से जल्द साकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज रूबरू से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना प्रेरित करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अब वक्त हो गया है जाने का, लेकिन हम जल्द लौटेंगे एक नई शख्सियत के साथ आप लोगों के लिए अगले हफ्ते। तब तक के लिए बने रहिए ज्ञान वार्ता के साथ। धन्यवाद।